आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। ब्रेक में जाने से पहले हमने इंटरनेशनल क्यूज को समझा, आपको बताया कि निफ्टी पर आपको करना क्या है, बाय करने की सलाह है अगर डिप्स के साथ ओपनिंग होती है। और इस बीच आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी की जो वीकनेस है वो और एस्केलेट हो रही है और अभी 60 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आपको बता दें एक अपडेट ये भी है कि नॉर्थ कोरिया में जो मिसाइल लॉन्च किया गया है उसके बाद आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस मुद्दे पर आज बैठक करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ताकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो एस्केलेट ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है जो अभी भी आई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च पर बैठक करेगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और वापस से खबरों की ओर रुख करते हैं और बात कर लेते हैं उन स्पेसिफिक शेयर्स की जहां पर आज न्यूज फ्लो के मुताबिक एक्टिविटी दिख सकती है। अंचल, आपने 3 बड़ी खबरें तो हमें बताई ब्रेक में जाने से पहले, लेकिन आप बताइए और कौन से शेयर्स है जहां पर न्यूज फ्लो रहेगा? इन्फोसिस आपके रडार पे होना चाहिए दीपाली। आज देखिए पहले तो कंपनी की तरफ से एक बयान आया और काफी क्रिटिकल हो जाता है। कंपनी की तरफ से बयान ये आया है कि जो बायबैक चल रहा है 13,000 करोड़ का, उसमें कुछ प्रमोटर्स भी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो ये काफी क्रिटिकल हो जाएगा। अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाने की लिए सोच रहे हैं तो कुछ प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, बट नॉट एज अ सेलर, एज अ बायर। और साथ ही आज अहम दिन है क्योंकि आज शाम 6:30 बजे के करीब नारायण मूर्ति एक कॉल भी करेंगे और क्रिटिकल इसलिए हो जाती है जो पिछला पूरा हफ्ता बीता था आरोप प्रत्यारोप का, अब कहीं ना कहीं अब नए मैनेजमेंट तो आ गई है लेकिन नारायण मूर्ति की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आनी थी वो कहीं ना कहीं आज की कॉल में आ सकती है। तो इसलिए आज के सत्र में इन्फोसिस फिर से एक्शन में रहेगा, वहां आपको नजर रखनी है। दूसरी खबर बीएसई के संदर्भ में आई है। खबर यह है कि आशीष चौहान को दोबारा 5 साल के लिए एमडी एंड सीईओ पद के लिए वापस से नियुक्त कर दिया गया है। बिना किसी आपत्ति के नियुक्ति हुई है। अच्छी खबर है कंपनी के लिए, एक अच्छा स्टेडी स्ट्रीम रहा है उनके अंडर में, तो कहीं ना कहीं बीएसई के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पर काम कर सकती है। थायरो केयर पर नजर रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट वेंचर्स कंपनी में हिस्सेदारी बेच रहेंगे, करीब 9.3% हिस्सा बेचना है, 335 करोड़ में हिस्सेदारी बेची जा सकती है। और लास्टली विजया बैंक का आईपीओ खुला है कल रात से और 1000 करोड़ की ओआईपी के जरिए जुटा रही है। जो फ्लोर प्राइस है वो 66 रुपीज 36 पैसे है और कहीं ना कहीं मंडे की क्लोजिंग के हिसाब से करीब 6-6.5% डिस्काउंट पर एक ओआईपी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विजया बैंक पर भी फोकस में रहेगा। ठीक है, शुक्रिया अंचल आपका। तो अंचल ने सभी शेयर्स बताए हैं जो कि आज खबरों में। थारो केयर के बारे में स्पेशली बाबत आपको बता देते हैं। अंचल ने जो खबर बताई वो तो इंपॉर्टेंट है ही। कल फंड एक्शन भी हुआ है थारो केयर में। बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर बेचे हैं और रिलायंस म्यूचुअल फंड ने ये शेयर्स खरीदे हैं। तो नजर रखिए थारो केयर पर। कल हालांकि 2% के डिप के साथ ही क्लोज हुआ था। लेकिन अब कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव कपूर मौजूद भी है ट्रस्ट लाइन से, उनका व्यू ले लेते हैं। राजीव, गुड मॉर्निंग। पहले तो गोल्ड सिल्वर पर ही अपने कॉमेंट्स दीजिए क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया में टेंशन एस्केलेट हुई है उसकी वजह से हमने एज अ सेफ हेवन गोल्ड सिल्वर में काफी बाइंग इंटरेस्ट देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। आज घरेलू बाजार में अप्रोच क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए गोल्ड और सिल्वर में मुझे दोनों ही काफी साउंड दिख रहे हैं। गोल्ड ने स्पेशली 1300 क्लोजिंग किया है, वो काफी बुलिश है और मुझे लगता है बाजार 1350-1360 डॉलर तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है। मेरी राय में बाइंग और डिप्स ही रहेगा। अगर आज बाजार 29,550 दिखे, बिकॉज बाजार मुझे गैप अप दिखता है खुलता हुआ, तो खरीदना चाहिए 29,750 के लिए। ठीक है, तो बाय करने की सलाह है 29,550 के लेवल्स पर। 29,750 के टारगेट्स रहेंगे। क्रूड पर क्या करेंगे आज? अगेन इंटरनेशनल मार्केट में $52 के लेवल को ब्रेंट होल्ड कर रहा है कांस्टेंट। आज के लिए क्या सजेशन होगा एमसीएक्स पर? दीपाली कल काफी भारी गिरावट देखी हमने, करीबन $3.5% गिरा है क्रूड ऑयल और अब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास आ गया है। मुझे लगता है 2900 के आसपास जो भी रेट मिलता है वो एक बाइंग के तौर पे उसे देखना चाहिए और 2880 के नीचे क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैं समझता हूँ बाजार वापस बाउंस बैक कर सकता है टुवर्ड 3000। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका राजीव। तो क्रूड पर भी बाय करने की सलाह है। 2930 के लेवल्स पर आपको पोजीशंस बनानी है खरीदारी की तरफ। 3000 के टारगेट्स रखिए, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 2880 का। तो एमसीएक्स पर क्रूड और गोल्ड दोनों में ही राजीव की खरीदारी की सलाह है आज के सत्र के लिए। गोल्ड में जो टारगेट्स है वो 29,750 के हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको बता देते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। समान किस्म के यानी एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम है उनका मर्जर हो सकता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स की संख्या घटाने पर विचार कर रही है और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। सेबी अब तक म्यूचुअल फंड्स को एक जैसी स्कीम्स के मर्जर की नसीहत देती रही है, लेकिन अब सेबी सख्ती कर इसे अमल कराने के मूड में है। जैसे अगर एक ही म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप की एक से ज्यादा स्कीम्स हैं तो उनका मर्जर करना होगा। सेबी की म्यूचुअल फंड्स एडवाइजरी कमेटी भी
1 सितंबर को होने वाली बैठक में इस पर विचार कर सकती है। फिलहाल म्यूचुअल फंड्स की 2000 से ज्यादा स्कीम्स हैं और बड़ी संख्या में स्कीम होने से निवेशकों में कंफ्यूजन होता है। और टाटा ग्रुप के हेड ऑफिस बॉम्बे हाउस के रेनोवेशन की वजह से फोर्ट हाउस टाटा ग्रुप का अस्थायी मुख्यालय बनने जा रहा है। ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ टॉप अधिकारियों की टीम नए ऑफिस में शिफ्ट होगी। कैसा है टाटा ग्रुप का नया दफ्तर, जायजा लिया जी बिजनेस संवाददाता अनुराग शाह ने। 93 साल बाद जो टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर है बॉम्बे हाउस, वो रिनोवेशन के लिए जा रहा है। और रिनोवेशन के दौरान आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है फोर्ट हाउस। बॉम्बे हाउस से करीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये फोर्ट हाउस। और यहाँ पर टेम्परेरी हेडक्वार्टर होगा टाटा ग्रुप का, जिसमें जो डायरेक्टर्स हैं और जो नए चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, वो इस बिल्डिंग के अंदर अब आने वाले कुछ दिनों में बैठेंगे। फोर्ट हाउस के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो फोर्ट हाउस है मुंबई के साउथ मुंबई इलाके में डीएन नगर रोड पे स्थित है। और इसकी जो ओवरऑल ऑफिस स्पेस है, करीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस इस फोर्ट हाउस में मौजूद है। अभी जो वीडियोकॉन ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है और कुछ दूसरी कंसल्टेंसी फर्म है वो भी फोर्ट हाउस के अंदर इनका ऑफिस है। जिस तरह से एन चंद्रशेखरन जो नए चेयरमैन है टाटा ग्रुप की, वो उन्होंने उनके आने के बाद जो बॉम्बे हाउस है उसको रिनोवेशन करने का फैसला लिया गया था। और बॉम्बे हाउस जिसको जो जमशेद टाटा के जो सबसे बड़े पुत्र थे दोराब जी टाटा, उन्होंने 1921 के अंदर करीबन 21,000 स्क्वायर फीट की जो प्लॉट लिया था और उसके बाद बॉम्बे हाउस का निर्माण करा था। तो 93 इयर्स बाद वो बॉम्बे हाउस रिनोवेशन के लिए जा रहा है और उस दौरान जो टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर होगा वो ये फोर्ट हाउस होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो आपने देखा जो नया हाउस रहेगा टाटा ग्रुप का। लेकिन एक बार एजेक्स निफ्टी को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि एशियन मार्केट्स आज मूड खराब कर रहे हैं। ज्यादातर एशियन मार्केट्स दबाव में है और एजेक्स निफ्टी में जो वीकनेस है वो अब और एक्सटेंड हो रही है और ये दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। 57 पॉइंट्स डाउन अभी भी एजेक्स निफ्टी 9856 के लेवल्स पर है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि देश में एज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में क्या है खास, इसे लेकर हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने बात की नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आज नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया सर। सर, इस रिपोर्ट की अगर हम कहें हाईलाइट्स, क्या क्या रिपोर्ट्स में आज की कही गई हैं और इस रिपोर्ट का क्या एक तरह से मायना होगा, क्या इसका दायरा होगा? इसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। बहुत सारे 3500 एंटरप्राइजेस को हमने सर्वे किया है। उनसे कई प्रकार के जो सवाल हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के, उस बारे में पूछा गया है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितना समय लगता है, अगर कंस्ट्रक्शन परमिट आप लेने जाते हैं उसमें कितना समय लगता है, आपको स्किल लेबर मिलने में दिक्कत होती है तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। यही इस तरीके के फाइनेंस के रिलेटेड की फाइनेंस की एक्सेस कैसी है आपकी। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब हमने 3500 जो एंटरप्राइजेज हैं सारे देश के हर राज्य में फैले हुए हैं, उनसे ये सवाल किए हैं हमने। सर, एक बड़ा गैप जो बात की जा रही थी यहाँ पर कि जो सरकार एनालिसिस करती है अपने गवर्नमेंट सर्विसेज से इसके बारे में इनपुट लेती हैं और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस सीधे एंटरप्राइजेस से लेकर रहते हैं, उसमें बीच में गैप होता है। उस गैप को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये जब डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है उस संबंध में कितनी खरी उतरती है? नहीं, इसमें जो गैप मैं समझता हूँ कि मैं ही कह रहा था कि जो वर्ल्ड बैंक जो अपने डेटा कलेक्ट करता है वो बम्बई और दिल्ली से कलेक्ट करता है, पर हमारे जो ज़्यादातर एंटरप्राइजेज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर से इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादातर दिल्ली और बम्बई में नहीं लोकेट करते हैं। वो जाते हैं आंध्र प्रदेश में, जाते हैं गुजरात में, वो जाते हैं तेलंगाना में, दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, राजस्थान में। तो इस वजह से जो है जो वर्ल्ड बैंक अपने डेटा कलेक्ट करता है उसमें और हमारी असल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो सीन है उसमें तालमेल नहीं है। उनको जो है वहाँ जाकर डेटा कलेक्ट करने चाहिए जहाँ पर एंटरप्राइजेज ज़्यादातर लोकेट करते हैं। तो ये एक पॉइंट था मैं एम्फसाइज कर रहा था। लेकिन सरकार तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को ही काफ़ी तवज्जो देती है, उसमें अगर डिक्रीज होता है। हाँ, इसमें ये बात आप देखिए कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का तो जरिया है कि हमारी क्या स्थिति इंटरनेशनली है।
पर असल में जो आपको जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इम्प्रूवमेंट होने लगा है वो स्टेट्स का जो हम अब एनालिसिस कर रहे हैं, स्टेट्स की जो रैंकिंग्स कर रही है सरकार, उससे ज़्यादा हो रहा है।